नमस्कार मित्रों, मैं सूरजमल राठौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो आज का हमारा जो सेशन है वो रीट 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम को मैं यहां पर क्लियर करवाने वाला हूं। यानी रीट 2015 का जो एग्ज़ाम 7 फरवरी 2016 को हुआ था उसको मैं यहां पर आज क्लियर करवाने वाला हूं, जो लेवल सेकंड के लिए हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं जो इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। आज से हम हमारे जितने भी रीट के एग्ज़ाम हुए हैं उनको मैं यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ। अब मेरे चैनल पर देखो या कहीं भी आप देखो, रीट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम पेपर को आप क्लियर कर लेना अपने लिए फ़ायदेमंद होता है, ताकि हमें पता चल सके कि रीट का एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पहले हमारे से पूछे गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज का हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। हमारा जो रीट 2016 यानी 7 फरवरी 2016 को हुआ था। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा रहने वाला है, कंबुज स्थित अगरकोट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। तो कंबुज स्थित अंग कोरवाट का जो मंदिर है वो सूर्य वर्मा सेकंड हुए हैं उन्होंने ये बनवाया था। ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। तो आपको ये मान लेना आवश्यक है कि जो हमारे सम्राट अशोक है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है रीट में। तो ये आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जो 13वां शिलालेख है उसमें जो पड़ोसी देश है उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है। रविंद्रनाथ के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। तो घर भाईरे ये पूछा गया है। घर भाईरे एक उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, उसमें जो निखिल एक पात्र है। तो अगला जो क्वेश्चन है चौथा, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की जो स्थापना है वो हुई थी। और अगला क्वेश्चन हमारा है दिरहम है। दिरहम चांदी का सिक्का है। एक दिरहम क्या है ये प्रश्न पूछा गया है। दिरहम एक चांदी का सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 6, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान है वो किस शासक के विरुद्ध था। तो वो शासक था कालिंजर, और कालिंजर के विरुद्ध शेरशाह का अंतिम जो अभियान हुआ था। और अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था। तो नियमन 17 AD 1829 है, इसके अंतर्गत जो अंतर्गत निषेध अधिनियम घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखोगे। 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था। तो आपको ये भी जान लेना है कि पोल साइंस में प्रस्तावना से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा गया है कि संशोधन किस वर्ष में हुआ। तो 1978 44वां जो संविधान संशोधन है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। तो 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन है वो हुआ था। उसके बाद में वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से वो आपका है। तो 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य यानी हम प्रस्तावना और उद्देशिका है उनसे जो सामान्य प्रश्न है वो आपके रीट 2016 में पूछे गए हैं। किस समिति की सिफारिशों के आधार को मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति को आधार मानकर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर जो 14वां है उसमें क्या पूछा गया है कि भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और नियुक्ति का वर्ष था। तो काका कालेलकर को जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष बनाया था वो किस वर्ष बनाया था। तो 1953
में उनको अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया, तो उस शब्द का अर्थ हमसे पूछा गया है, तो उस शब्द का सीधा सीधा अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को मानता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। यानी राज्य पर्टिकुलर है, वो सारे धर्मों को मानता है लेकिन उसका एक प्रमुख कोई धर्म नहीं होता। ये भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो 13वें क्वेश्चन की बात अगर करी जाए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। तो राज्यसभा को में सदस्य चुने जाने के लिए उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो मैंने अभी आपको बताया, जो 1978 को हुआ था, 1978 को जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? तो आपको ये भी प्रधानमंत्रियों का जो कार्यकाल है, उनका जो समय है, उनके समय में कौन कौन सा संविधान संशोधन हुए थे, ये भी पढ़ लेने आवश्यक है। तो चौधरी चरण सिंह के समय में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? महाभियोग एक पद से हटाने की एक प्रक्रिया है, तो वो थे वी रामास्वामी, जिनका अभी महाभियोग है वो पास नहीं हो सका था, जो थे वी रामास्वामी। और अगले क्वेश्चन की बात अगर करी जाए कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, अब टोटल 12 अनुसूचियाँ, उसकी 12वीं अनुसूची में क्या संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित वो आपको मिलती है। 17वां क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वो राष्ट्रपति थे वीडी जत्ती थे, जिनका कार्यकाल के दौरान उनके निधन हो चुका था। तो ये भी पूछा गया है। तो मैंने आपको ये कहा कि जितने भी आपके राष्ट्रपति है, जितने भी प्रधानमंत्री है, उनका जो वर्णन है, उनका जो समय है, वो आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में उनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर लौटते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम चलें। तो 18वां क्वेश्चन में क्या है कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना? बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। 29% पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत, स्थलीय क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, जियोग्राफी की बात करें तो जो हमारा परत वाला टॉपिक है, जो हमारी 5 परतें होती हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह क्या है? तो वह है पटल निरूपण। पटल निरूपण क्या है? भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली है, तो वो है पटल निरूपण। और अगले क्वेश्चन की बात अगर करूँ मैं, 21 जो 21वां क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है? उसमें ये पूछा गया कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। परिभाषा पूछी गई है कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यान्वित सेल नहीं है? तो चूना पत्थर है वो कार्यान्वित सेल नहीं है, बाकी संगमरमर, स्लेट, क्वार्जाइट, ये सारे कार्यान्वित सेल है। उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति, हिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और सभ्यता संस्कृति से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए हैं? मुहरों पर बने हुए हैं। तो उत्तर वैदिक काल के आर्य संस्कृति को केंद्रीय स्थल क्या था? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, वो उनका केंद्रीय स्थल था। 25वें क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डिचे इन इंडिया 300 AD टू 1000 यानी 1
1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यानी जो भारतीय प्राचीन नगरों का पतन जो नामक पुस्तक है उसके लेखक का नाम है रामशरण शर्मा। तो रीट एग्जाम में एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है। हिंदू विवाहित महिलाओं को पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1946 को हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम बनाया गया था। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ ये पूछ लिया जाए तो 1856 में यह हुआ था। भारतीय इतिहास के श्रेय युग के महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो श्रेय युग का जो प्रतिमा का निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। उन कालों से संबंधित भी क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन की ओर हम लौटते हैं। तो उसमें क्या पूछा गया है? श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये जो है गंग के काल में हुआ है। इंडिका के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक और आ गई मेगास्थनीज जो इंडिका के लेखक मिलते हैं। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश है वो करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? भारत में किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? तो उत्तरी पूर्वी भारत में इस तरीके के वन है वो मिलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? इनमें से लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है तो बेंगलोर है वो लौह इस्पात नहीं है, जिसमें डोलवी, स्लैम, दुर्गापुर ये लौह इस्पात केंद्र आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो सकता है? तो आपको जनसंख्या से भी प्रश्न एक पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान हम नहीं देंगे। तो 35वां क्वेश्चन है बोराट का पठार स्थित है। बोराट का पठार स्थित है तो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ ऑस्ट्रिया गोगुंदा के मध्य है। जो बोराट का पठार है जिसकी फाइनल लोकेशन है वो कुंभलगढ़ ऑस्ट्रिया गोगुंदा के मध्य पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो टोबा है वो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। बाकी खड़ेन, टांका और नाली है वो एक परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ आपको मिलती है। उसके बाद में सुमिलित कौन सा इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। इधर खनिज आपको दे रखे हैं, इस साइड में खनन के क्षेत्र दे रखे हैं। तो टंगस्टन का जो क्षेत्र है वो डेगाना है। शीशा और जस्ता है वो राजपुर दरीबा में मिलता है। तांबा है वो सिंघाना में मिलता है। लेकिन अब्रक का जो है वो यहाँ पर ऐसे मिलता है, अब्रक है वो जामसर में नहीं मिलता है। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग के अंदर नहीं है? तो डीडवाना, कोटा, अलवर में रसायन उद्योग केंद्र है, लेकिन जो सवाई माधोपुर है उसमें केंद्र स्थित उद्योग केंद्र यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 39 क्वेश्चन में 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? 2011 में राजस्थान की यानी 2011 का जो आंकड़ा यहाँ पर पूछा गया, जिसमें क्या पूछा गया कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर जयपुर और भरतपुर में 500 जिलों में 500 से अधिक जन घनत्व पाया जाता है। किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने, तो प्रजामंडल का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1936 में कृष्णा दिवस मनाया किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में जो कृष्णा दिवस है वो मनाया था? तो वो करौली प्रजामंडल था, उन्होंने ये आपका कृष्णा दिवस मनाया था। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की गई? अगस्त 2015 में की गई। युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? जैसलमेर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं यहाँ पर, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त है? तो बिग्रहराज चतुर आपको पता है वो अच्छे लेखक भी थे, इसलिए जो चौहान शासक थे बिग्रहराज चतुर्थ जिनको कवि बांधव की उपाधि यहाँ पर दी गई है। तो चौहान से संबंधित भी आपको सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है। आगे बात करूँ मैं कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं। टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को समर्पित किया था, तो वो यति ज्ञानचंद्र जी थे, उनको समर्पित उन्होंने
किया था। आबानेरी तथा राजौनगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौनगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो राठौड़ जो काल हुआ है, राठौड़ वंश हुआ है, उस समय के जो यहाँ पर कलात्मक वैभव यहाँ पर मिलते हैं। सामाजिक अध्ययन, अब जितने भी मैं 15 प्रश्नों को हल करवाने वाला हूँ वो हमारे सामाजिक शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? तो सामाजिक अध्ययन है वो व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, आर्थिक संबंधों का नहीं करता, राजनीतिक संबंधों का नहीं करता, सामाजिक और भौगोलिक संबंधों का नहीं करता, लेकिन जो सामाजिक अध्ययन है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन ये कहता है कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। ये बात किसने कही थी, किसके द्वारा ये बताया गया? तो ये जो कोटेशन है वो सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में वो किसने ये कोटेशन दिया है? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने ये कोटेशन है यहाँ पर दी है। तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पर करूँ तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय जो संबंधों का अध्ययन है वो किया जाता है। मानवीय संबंध किस तरीके से, केवल समाज संबंधी अध्ययन नहीं किए जाते हैं, मानवीय संबंधों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पर करूँ, 48वां जो क्वेश्चन है वो आपको लिए क्या है, उसमें क्या पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? यानी एक अध्यापक है जो सामाजिक अध्ययन करवा रहा है, तो हम किस से हमें उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उसके बारे में हम बात करें तो वो विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा व प्रविधि की स्थापना, यानी इन सभी चीज़ों से हमें उनसे अपेक्षा रखते हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें उत्तर है वो है मान लिया जाएगा। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय क्लास समय का कितना भाग स्वयं के कथन पर निर्देशक लगाना चाहिए? तो 60% जो भाग है वो स्वयं के कथन पर लगाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें हम जितनी भी हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे वो सबसे अधिक प्रभावशाली यहाँ पर सिद्ध होने वाला है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो क्या है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना है। उसके बाद में बात करूँ सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, ठीक है, पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, दोनों ही बात गलत है, न तो पाठ को लंबा करता है ना छात्र उबते हैं, जिससे जो छात्रों के लिए जो अध्ययन है वो बड़ा आसानी से उसको समझ में आता है। तो ये दोनों ही कथन है वो असत्य यहाँ पर कहे गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको चुन लेना है। प्रोजेक्ट विधि की बात करूँ या प्रयोजना विधि की बात करूँ तो किलपैट्रिक इसके व्यवहारिक रूप उन्होंने दिया है। तो डॉक्टर WH जो किलपैट्रिक है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट विधि है या जो प्रयोजना विधि है उसका अनुवादन व्यवहारिक रूप में इन्होंने किया है। 53वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है, उसमें ये कहा गया सुमिलित आपको करना है, सही मिलान आपको करना है। BS ब्लूम, ठीक है, तो BS ब्लूम ने ये जो आपका 1 2 3 4 ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। BM ब्लूम ने आपका मूल्यांकन आयाम तैयार किया था। ब्लूम जब भी आए तो आप मूल्यांकन से संबंधित आप उनको मानोगे। और हर्बर्ट ने स्मृति प्रयोग किया था, मॉरिसन ने बोध स्तर और हंट ने चिंतन स्तर। ये चारों ही ऑप्शन पहले का यानी A का 1 नंबर, B का 2 नंबर, 3 4, यानी इस तरीके से ये जो सीधे यहाँ पर दिए गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन आयोग के निम्न 3 सोपान होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपरोक्त तीनों सोपान निम्नलिखित किसके द्वारा बनाए गए हैं?
तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो मैंने आपको ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी आपको मूल्यांकन से संबंधित कोई भी बात पूछी जाए तो सबसे पहले आप बीएस ब्लूम पर जाओगे। तो ये जो 3 अवधारणाएं यहाँ पर दी गई थी तो बीएस ब्लूम ने यहाँ पर दी है। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो अजैव संसाधन यहाँ पर पौधे हैं जो कि जैव संसाधन है। आपसे अजैव संसाधन पूछा गया है तो आपको बताना है। तो कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो पौधे यहाँ पर अजैव संसाधन नहीं है। और कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको गलत कथन का चुनाव करना है। मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। ह्यूमस मृदा सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत कथन आपको बताया गया है। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। उच्च तुंगता और ढाल मृदा के संचय निर्धारण करते हैं, ये राइट है, ये भी राइट था। और खनिज जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। ह्यूमस मृदा की सबसे गहराई वाले भाग में नहीं पाई जाती है। 57वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से विश्व का वह कौन सा देश है जो अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो अग्रणी तांबा उत्पादक की अगर बात करी जाए तो आपका जो चिली है वो तांबा का उत्पादक अग्रणी क्षेत्र यहाँ पर आपको मिलता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? खनिज से संसाधन से संबंधित आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो भूतापीय जो ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा से संबंधित नहीं है। और 59 क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो आपको ये बताना है कि मिल्पा है वो मेक्सिको में की जाती है। ये कृषियों के नाम आपको स्थानांतरित कृषि उनके नाम दिए जा रहे हैं। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, रोका ब्राज़ील में, लेकिन लद्दाख है वो श्रीलंका में नहीं होती। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाई मुंडी है वो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चनों के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। आपका जो अनाई मुंडी है ये जो सर्वोच्च शिखर है वो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। ये थे हमारे 60 क्वेश्चन जो हमने एसएसटी 2016 यानी 7 फरवरी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको यहाँ पर मैंने सोल्व करवाया है। तो इसी प्रकार से आप इस यूट्यूब पर लगातार पेपरों का अध्ययन करते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट पेपर में हम फिर हाजिर होंगे, एक ऐसा ही एक पेपर में लेकर आपके सामने आने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।